डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछली बार का अभ्यास प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनिश्चितकाल के लिए स्थगन या एडजर्नमेंट सिने डाए का अर्थ है राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश से सदन के एक सत्र की समाप्ति। दूसरा कथन था, सत्र के सत्रावसान की अधिसूचना सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी की जाती है। हमें बताना था कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन गलत थे, इसलिए उत्तर है डी, ना तो 1 ना ही 2। जानते हैं कैसे। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन या एडजर्नमेंट सिने डाए का अर्थ है अनिश्चितकाल के लिए संसद की बैठक को समाप्त करना, यानी जब पुनः बैठक के लिए किसी तिथि का निर्धारण किए बिना सदन को स्थगित किया जाता है तो इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कहा जाता है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। सत्रावसान शब्द का अर्थ राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के तहत किए गए आदेश द्वारा सदन के एक सत्र की समाप्ति से है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सत्रावसान सदन की बैठक और सत्र दोनों को समाप्त करता है और आमतौर पर पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के कुछ दिनों के भीतर किया जाता है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न, तिरुवल्लुवर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. क्लासिकल तमिल भाषा का पाठ तिरुकुरल तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया था। 2. चेन्नई में वल्लुवर कोट्टम मंदिर तिरुवल्लुवर की याद में बनाया गया है। हमें बताना है कौन से कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो दोनों ही कथन ठीक हैं, इसलिए उत्तर है विकल्प सी। जानते हैं कैसे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को उनकी जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले तिरुवल्लुवर दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तिरुवल्लुवर को वल्लुवर भी कहा जाता है। तिरुवल्लुवर को तमिलों के लिए जातिगत और धार्मिक मामलों से परे एक सांस्कृतिक और नैतिक प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग तिरुवल्लुवर को हिंदू मानते हैं तो कुछ लोग उनके अतीत को जैन धर्म से जोड़कर देखते हैं। द्रविड़ समूह उन्हें एक संत के रूप में मान्यता देते हैं क्योंकि उन्होंने जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया था। उनकी प्राथमिक कृति थिरुक्कुरल यानी तमिल साहित्य में योगदान में 1330 दोहे या कुरल है, अतः कथन 1 सही है। 1976 में वल्लुवर कोट्टम नामक एक मंदिर स्मारक चेन्नई में बनाया गया था और यह एशिया के सबसे बड़े सभागारों में से एक है, अतः कथन 2 भी सही है। अब चलते हैं प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। 2. 6 दिवसीय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के दौरान शिक्षा श्रेणी में पुणे स्थित रेपोस को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। हमें बताने हैं कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। केवल पहला कथन ठीक है, इसलिए उत्तर है ऑप्शन ए। जानते हैं कैसे। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर पुणे स्थित रेपोस को प्रतिष्ठित 6 दिवसीय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। रेपोस उन 150 उद्यमियों में शामिल थे जिन्हें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक के दौरान अपनी नीतिगत सिफारिशें पेश करने का अवसर मिला। रेपोस ने ऊर्जा वितरण श्रेणी में यह पुरस्कार जीता, अतः कथन 2 गलत है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, अतः कथन 1 सही है। पुरस्कारों के लिए कृषि, शिक्षा, इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, वित्त, खाद्य, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री 4.0, अंतरिक्ष, सुरक्षा,
पर्यटन और शहरी सेवाओं जैसे 12 क्षेत्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विजेता स्टार्टअप संस्थापकों को 5 लाख का नगद पुरस्कार और प्रासंगिक सार्वजनिक प्राधिकरणों और कॉर्पोरेट्स को अपने समाधान पेश करने का अवसर मिलेगा। इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स को 15 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गलवान घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में एक्साई चीन के बीच स्थित है। 2. लद्दाख का पठार काराकोरम रेंज के उत्तर पूर्व में स्थित है। 3. काराकोरम रेंज पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा बनाती है। हमें बताना है कौन से कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो केवल पहला और दूसरा कथन ठीक है, इसलिए उत्तर होगा विकल्प बी। अब जानते हैं कैसे। गलवान घाटी गलवान नदी के किनारे खड़ी पहाड़ियों के बीच की भूमि है। गलवान नदी का स्रोत अक्साई चीन में है और यह पूर्व से लद्दाख की ओर बहती है, जहां यह भारत की LAC की तरफ श्योक नदी से मिलती है। गलवान घाटी रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है, अतः कथन 1 सही है। अक्साई चीन को वर्तमान में चीन द्वारा अपने जिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के हिस्से के रूप में नियंत्रित किया जा रहा है। काराकोरम रेंज को कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है, जो ट्रांस हिमालयी पर्वतमाला की सबसे उत्तरी सीमा में स्थित है। यह अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाएं बनाती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। यह पामीर से पूर्व की ओर लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह ऊंची चोटियों यानी 5500 मीटर और अधिक ऊंचाई वाली एक श्रृंखला है। लद्दाख का पठार काराकोरम रेंज के उत्तर पूर्व में स्थित है, अतः कथन 2 सही है। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। 5G के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में काम करेगा। 2. मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम के उपयोग के परिणाम स्वरूप आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन हो सकता है। हमें बताना है कौन से कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। दोनों ही कथन ठीक है, इसलिए उत्तर है विकल्प सी। देखते हैं कैसे। हाल ही में सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया यानी SIA ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में मिलीमीटर वेव बैंड को शामिल करने की सरकार की योजना पर चिंता जाहिर की है। 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। 5G नेटवर्क या मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में काम करेगा, अतः कथन 1 सही है। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का एक विशेष हिस्सा है जो 24 गीगाहर्ट्ज और 100 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है। इस स्पेक्ट्रम में छोटी तरंग दैर्घ्य शामिल होती है जो अधिक गति और कम देरी यानी लोअर लेटेंसीज प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में उपलब्ध नेटवर्क केवल कम आवृत्ति वाले बैंडविड्थ पर ही बेहतर तरीके से काम करते हैं। MM बैंड द्वारा 23.6 से 24 गीगाहर्ट्ज पर मौसम उपग्रहों के लिए उपयोग किए जाने वाले पैसिव सैटेलाइट बैंड में आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन के कारण यह विवाद का विषय रहा था। आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया के बाद होता है। सूचनाओं के ट्रांसमिशन को प्रभावित किए बिना आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन के स्तर को कम नहीं किया जा सकता, अतः कथन 2 भी सही है। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओमान केवल संयुक्त अरब अमीरात, यमन और सऊदी अरब के साथ अपनी भूमि साझा करता है। 2. अल नजह भारत और ओमान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। हमें बताना है कौन से कथन सही नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोनों ही कथन सही है। पूछा है कौन से कथन सही नहीं है, लेकिन दोनों ही कथन सही है, तो उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 ना ही 2, यानी कि दोनों सही है। देखते हैं कैसे। भारत ओमान संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से जुड़े रहे हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित किए गए थे और 2008 में दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। ओमान भारत की पश्चिम एशिया नीति के तहत एक प्रमुख देश रहा है। भारत और ओमान तीनों सेवाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास करते हैं। थल सेना अभ्यास अल नजह, वायुसेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, नौसेना अभ्यास नसीम अल बहार, अतः कथन 2 सही है। ओमान उत्तर पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात के साथ, दक्षिण पश्चिम में यमन
और पश्चिम में सऊदी अरब के साथ भूमि सीमा साझा करता है, अतः कथन 1 भी सही है। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। विश्व आर्थिक मंच या WEF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1987 में इसे औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। 2. इसकी स्थापना प्रारंभिक चरण में स्कैंडिनेवियाई देशों के लिए एक समर्पित मंच के रूप में की गई थी। दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। तो दोनों ही कथन गलत है, इसलिए उत्तर होगा विकल्प D, ना तो 1 और ना ही 2। जानते हैं कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में विशेष भाषण दिया। विश्व आर्थिक मंच फोरम को दावोस क्लोस्टर्स में अपनी वार्षिक बैठक के लिए जाना जाता है। इसे मूल रूप से प्रोफेसर क्लॉस श्वाब द्वारा स्थापित किया गया था और तब इसे यूरोपीय प्रबंधन मंच के रूप में जाना जाता था। प्रारंभ में प्रोफेसर श्वाब ने बैठकों के दौरान इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि यूरोपीय फर्म कैसे अमेरिकी मैनेजमेंट कार्य प्रणालियों से जुड़ सकते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। 1987 में यूरोपीय प्रबंधन मंच विश्व आर्थिक मंच बन गया और संवाद का एक व्यापक मंच प्रदान करने के इसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाए जाने की बात की गई। 2015 में इस फोरम को औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। अब आते हैं प्रश्न 7 पर। 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? A लद्दाख, B हिमाचल प्रदेश, C उत्तराखंड, D जम्मू और कश्मीर। उत्तर है विकल्प B यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते 16 जनवरी को लाहौल स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिंग काजा में 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया। यह पहली बार है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की आइस हॉकी प्रतियोगिता और विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए विकल्प B सही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड, लद्दाख, कश्मीर और अन्य हिमालयी राज्यों में आइस हॉकी काफी लोकप्रिय है। बुनियादी आइस हॉकी से जुड़े 10 दिवसीय कोचिंग शिविर का आयोजन 2019 में लद्दाख महिला आइस हॉकी फाउंडेशन के सहयोग से राज्य युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा काजा में किया गया था। अब आते हैं प्रश्न 8 पर। कथक नृत्य शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उत्तर भारत में कथक के प्रसार के लिए शैव पंथ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 2. शाहजहां ने कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की थी। दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। जानते हैं कैसे? कथक के विख्यात कलाकार पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म कथक नर्तकियों के एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। उन्हें एक कथक नर्तक के रूप में जाना जाता था, जबकि वे एक गायक, कवि और चित्रकार भी थे। अब जानते हैं कथक के बारे में। कथक शब्द कथा से बना है, जिसका अर्थ है कहानी। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कथाकार या कहानीकार वे लोग होते हैं जो बड़े पैमानों पर महाकाव्यों, मिथकों और किंवदंतियों की कहानियां सुनाते हैं। माना जाता है कि वैष्णव पंथ ने 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन ने गीत और संगीत रूपों की एक नई श्रृंखला में योगदान दिया। अतः कथन 1 सही नहीं है। 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। नवाब ने भाव, मनोदशा और भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध लखनऊ घराने की स्थापना की। अतः कथन 2 सही नहीं है। अब आते हैं प्रश्न 9 पर। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्स जारी की है। इससे जुड़े निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत में दुनिया के अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। 2. 2021 में देश के 84% परिवारों की आय में गिरावट आई। 3. पिछले 4 वर्षों में केंद्र सरकार के राजस्व के हिस्से के रूप में अप्रत्यक्ष करों और कॉरपोरेट करों में वृद्धि हुई है। हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D उपर्युक्त सभी। उत्तर है विकल्प A। जानते हैं कैसे? ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में कोविड महामारी से उपजे खराब आय विभाजन की ओर इशारा किया गया है। इसके मुताबिक देश के 84% परिवारों की आय में
2021 में गिरावट आई, लेकिन साथ ही भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई, इसलिए कथन 1 सही है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दुनिया के अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ऑक्सफैम इंडिया के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में केंद्र सरकार के राजस्व के हिस्से के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हुई है, जबकि कॉरपोरेट करों के अनुपात में गिरावट आई है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अब आते हैं प्रश्न 10 पर। हाल ही में खबरों में रहा हुंगा हापाई ज्वालामुखी से संबंधित किस द्वीप का हिस्सा है? ए हवाई, बी सेशेल्स, सी स्प्राटली द्वीप समूह, डी टोंगा। उत्तर है विकल्प डी टोंगा। जानते हैं कैसे? टोंगा साम्राज्य अक्सर वैश्विक ध्यान आकर्षित नहीं करता, लेकिन 15 जनवरी को हुए एक अंडर वाटर ज्वालामुखी विस्फोट ने इसे खबरों में ला दिया है। यह ज्वालामुखी समुद्र के भीतर मौजूद है, जिसमें 2 छोटे निर्जन द्वीप हुंगा हापाई और हुंगा टोंगा शामिल हैं, जो टोंगा की राजधानी नुकुआलोफा से 65 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पिछले कुछ दशकों में हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी में विस्फोट देखे गए हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब उल्कापिंड या मीटियोरॉइड्स पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। 2. जब कोई उल्कापिंड या मीटियोरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और जमीन से टकराता है तो उसे उल्का या मीटियोर्स कहते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में इस अभ्यास प्रश्न के उत्तर और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।